नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर प्रथम गोल में सम्मेलन, कई सारे आंदोलन की चर्चा करेंगे। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कई सारे प्रस्तावों के बारे में बात करेंगे। इरविन समझौता, इन सब को लेकर जो हमारा लाने का तात्पर्य है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको ढेर सारा कुछ करने को मिले, ये सब हैं। और इसमें खासकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारत छोड़ो आंदोलन, पूना समझौता, मजदूर वामपंथी, इन सब के बारे में हम चर्चा आज करेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें से एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखें, ताकि वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नहीं तो होता क्या है, आप बेल आइकन ऑन नहीं करते हैं और आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी, यूपीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस, एसएससी, अग्निवीर, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एसएससी, ऑल एग्ज़ाम्स, सब में मॉडर्न हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से मैं जो सीरीज़ करा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। अगर आप इसको देखेंगे और नोट डाउन करेंगे और रिवाइज़ करेंगे, रिवाइज़ करने के लिए अच्छा तरीका है, हम एक बार फिर आपके लिए ऑन द बोर्ड लेकर के आएंगे। खासकर हिस्ट्री, प्राचीन भारत से मध्यकालीन, मध्यकालीन से मॉडर्न, और इधर बाद आधुनिक भारत का इतिहास के बाद में स्वतंत्रता भारत, जो स्वतंत्र भारत का इतिहास था, उसको भी लेकर के आएंगे ऑन द बोर्ड, जिसमें आप सभी का ढेर सारा योगदान की ज़रूरत होगी। तो आइए हम बात करेंगे आज गोल में सम्मेलन कितने हुए, कौन कौन शामिल हुआ, गांधी जी किन किन सम्मेलन में शामिल हुए, किन किन में नहीं हुए। तो इन सब को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे कि हम और वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो घर हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही, तो हमारा वीडियो पहुंचाएं और उनको सफलता के लिए तैयार करें और उनको मनोबल बढ़ाएं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में लंदन में जो पहला हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया, मतलब कांग्रेस नहीं गई। 1930 में जो आंदोलन होता है इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी जिन्ना, आगा खान तथा फजलुल हक हिंदू महासभा के मुंजे तथा जयकर इंडियन लिबरल फेडरेशन के तेज बहादुर सप्रू, सीबीआई चिंतामणि, एमआर जयकर, श्रीनिवास शास्त्री, दलित वर्ग के प्रतिनिधि बी.आर. अम्बेडकर इत्यादि ने भाग लिया। मतलब इतने लोगों ने भाग लिया। और इसमें किसने भाग नहीं लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है, इसमें गांधी जी यानी कांग्रेस, गांधी जी कांग्रेस तरफ से जाते थे लेकिन वो नहीं गए और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद क्या होता है, इसमें खासकर जो नेतागण हैं इनमें नाम याद रखना है, कौन कौन गया, कौन कौन नहीं गया। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, जिन्ना, आगा खान तथा फजलुल हक जो थे वो गए थे। और हिंदू महासभा के मुंजे, जयकर और इंडियन लिबरल फेडरेशन, ये सब क्या है? पार्टियां हैं। ये सब पार्टियां हैं, जैसे इंडियन लिबरल फेडरेशन है कि तेज बहादुर सप्रू, सीवाई चिंतामणि, एमआर जयकर तथा श्रीनिवास आदि गए थे। दलित वर्ग के प्रतिनिधि जो थे, दलित वर्ग जो था, इसमें प्रतिनिधि बी.आर. अम्बेडकर, ये भी इसमें शामिल हुए थे। गांधी इरविन समझौता क्या था कि सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर जयशंकर तथा अन्य लोगों द्वारा, गांधी इरविन समझौता जो है, इसमें क्या कहते हैं, जो गांधी इरविन समझौता है, खासकर इसमें तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर जयशंकर तथा अन्य लोगों द्वारा लगातार प्रयासों के बाद सरकार तथा कांग्रेस के बीच, इसके बीच सरकार और कांग्रेस के बीच 5 मार्च 1931 क्या है, गांधी इरविन समझौता, डेट बाय डेट दे देता है कभी कभी आंसर, कि कांग्रेस के बीच 5 मार्च 1931 में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। कौन सा समझौता कहा जाता है? गांधी और इरविन को उस समय जो थे क्या थे? गवर्नर थे, गवर्नर जनरल जो थे उस समय यही थे। क्या नाम था? गांधी इरविन।
इसके परिणाम स्वरूप गांधी तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 1931 में एक समझौता पत्र गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई। मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है उसमें कांग्रेस ने भाग लिया है, क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ध्यान देना है कि गवर्नर जो है, ये जो गवर्नर जनरल इरविन है, लॉर्ड इरविन द्वारा 1931 में क्या किया गया, समझौता किया गया और फिर हस्ताक्षर महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत ही अब क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कौन से समझौते के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, तो गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे और इसी को लेकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए कांग्रेस राजी हुई, भाग लेने के लिए कांग्रेस जो है राजी हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखते हैं क्या है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी ने अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया। मतलब अन्य दल जो थे, जो पहले गए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और श्री किचलू, बाकी जितने तुम्हारे प्रतिनिधि थे, जितने प्रतिनिधि थे, शप्रू, चिंतामणि, जयकर और हिंदू महासभा खासकर मोहम्मद अली जिन्ना, सभी वगैरह लोग थे, उनके साथ इन्होंने गए। बाकी दल के सभी लोग नेता थे। मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के साथ साथ दलित वर्ग, भारतीय ईसाई वर्ग, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय भी मांग करने लगे। कम्युनल अवार्ड एवं पूना समझौता होता क्या है कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग के नेता थे, उन्होंने दलितों का जो वोट बैंक था वो अलग मांग कर रहे थे, उसके लिए महात्मा गांधी ने पूना समझौता किया था। देखते हैं कम्युनल अवार्ड क्या है और पूना समझौता क्या है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932, कहाँ के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग घोषित किया, जिसके अंतर्गत मुसलमान, सिख, ईसाई तथा हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की बात की थी। गांधी जी उस समय जेल में थे। इन्होंने इसका घोर विरोध किया और 20 सितंबर 1932 क्या करते हैं, 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ किया। फलस्वरूप 26 सितंबर को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट यानी पूना समझौता कब हुआ, ये ध्यान रखना है, जो बाय द डेट दे देता है कि 26 सितंबर को गांधी जी, 26 सितंबर गांधी जी अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। 2 क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्लिंक में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एकदम रट जाना है, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से याद होता है, याद करने का और कोई फंडा नहीं है। सीधी बात है, यूपीएससी में शॉर्टकट नहीं है। यूपीएससी समय मांगती है और ईमानदारी का समय मांगती है, बेईमानी का नहीं। पढ़ाई के साथ मोबाइल चला रहे हैं, ये नहीं चलता। यूपीएससी में खासकर क्या होता है कि रिवीजन एंड रिवीजन, जितना रिवीजन उतनी ज़्यादा आपकी स्टडी मजबूत होगी। तो भाई आइए क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में, 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग दिया। डी क्या है, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो तीनों से गलत है, इसमें ए जो है ऑप्शन सही है कि AICC द्वारा भारत छोड़ो आप प्रस्ताव का किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी, ऐसी बात नहीं थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी की वजह से जो इन्होंने खास सांप्रदायिक अधिनिर्णय किया, अवार्ड की घोषणा की, तभी गांधी जी ने ये निर्णय लिया था। अगली बात करते हैं, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये 1933 में खासकर हुआ। 32 में पीछे वाला हुआ है।
ये 33 में हुआ है। इस अधिवेशन में 32 में द्वितीय हुआ और 33 में तृतीय हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। मतलब प्रथम और द्वितीय और तृतीय 3 गोल में सम्मेलन हुए, जिनमें द्वितीय में अन्य टोटल पार्टियों के सदस्यों ने भाग लिया और द्वितीय में गांधी जी ने भाग लिया। इकलौते प्रतिनिधि थे इस कांग्रेस के, लेकिन प्रथम में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। मतलब प्रथम में कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया, लेकिन तृतीय में भी किसी भी सदस्य प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। कुल प्रतिनिधियों की संख्या पहले 2 अधिवेशनों से भी बहुत कम थी। ब्रिटिश सरकार ने 3 अधिवेशनों पर हुए विचार के आधार पर भारतीय संविधान के सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको मार्च 1933 ईस्वी में प्रकाशित श्वेत पत्रों में शामिल किया गया। इसकी रिपोर्ट पर आधारित एक बिल ब्रिटिश संसद में पारित किया गया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत 35 के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? कांग्रेस। जो तुम्हारा अगला है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। आज हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री लगभग में फिनिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर मैंने खासकर पॉलिटी को स्टार्ट किया था, नहीं करा पाए हैं, वो भी कराएंगे, तो कोई इशू नहीं है। पॉलिटी का विस्तृत कराएंगे, एक एक टॉपिक बताएंगे, एक एक टॉपिक, बिल्कुल कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आइए बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934, कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना 1934 में बम्बई में हुई। इसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर रहकर कार्य कराते हुए इसकी उपलब्धियों को सुदृढ़ करना था। ये साम्यवादियों से इस मामले में अलग थी कि यह कांग्रेस के भीतर रहकर लोकतांत्रिक समाजवादी अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। वहीं साम्यवादी पार्टी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भूमि के पुनर्वितरण, काश्तकारों भूमि का पुनर्वितरण किसने किया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या कह रही है? काश्तकारों मजदूरों के ऋणों की माफ़ी, सार्वजनिक सुविधाओं और मुख्य उद्योगों के समाजीकरण आदि पर बल दिया। ये देश की एकता अखंडता की प्रबल समर्थक थी। किसकी? एकता और अखंडता की प्रबल समर्थक थी तथा किसी भी विभाजनकारी प्रवृत्ति का प्रबल विरोध करती थी। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल जो था 1939 में इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उनकी सहमति के बिना ही भारत की द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी तय कर दी गई थी। कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने दलित नेता भीमराव अम्बेडकर के साथ मुक्ति दिवस मनाया। 2 क्वेश्चन है, पूर्ण पैक्ट समझौता पे बात करेंगे। 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार के और करों के अपवंचन की वकालत की। ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की। डी ऑप्शन दे रहे हैं, कोई भी उत्तर सही नहीं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 56, मतलब पीछे मैंने 55 क्वेश्चन करा रखे हैं, 56वां क्वेश्चन स्टार्ट करा है, जिसमें 2012 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देंगे। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय में मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ऑप्शन डी है। उपयुक्त कथनों ए, बी, सी में से कोई सही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका जो है उत्तर है, ध्यान देना है। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया में आरंभ किया गया था? ये तक क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? उन्होंने उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, ऐसा नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में टिप्पणी सत्य नहीं है। ये आंदोलन हिंसक था, अहिंसक था, बिल्कुल सही बात है। ये आंदोलन स्वतः प्रवर्तित हुआ था, ये भी बात सही है। और इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, बिल्कुल ये भी बात सही है। लेकिन ये बात सही नहीं है, नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। पूना समझौता देख लेते हैं। 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर तथा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ।
जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार कुछ पॉइंट हैं, ये नोट कर लेना है, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये बहुत क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है हर एक एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल नहीं छोड़ना है। टोटल नोट डाउन कर लेना है, टोटल नोट डाउन कर लेना है कि 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर तथा गांधी के मध्य एक समझौता होता है, बीच में समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट यानी पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। कुछ पॉइंट हैं, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया, मतलब पहले वो जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने मतलब कराया था, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था की मान्यता दी गई। किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबंध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ऐसा गांधी जी ने वायदा किया था। अगला देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ हम रिवीजन पॉइंट, जिससे मैंने पहले बता रखा है कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करा रहे हैं और रिवीजन अच्छा होगा आपका। कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने सुलह की कोई संभावना नहीं थी। कांग्रेस ने स्वतंत्रता की अपनी मांग अंग्रेजों की मनवाने के लिए सक्रिय कदम उठाए। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की 8 अगस्त 1942 जब तुम्हारा आंदोलन होता है, 8 अगस्त आंदोलन होता है। डिजिटल व्यवस्था है तो वो रहती है। 8 अगस्त 1942 को बैठक हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया तथा जिसमें इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक जन आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव था। इसी बैठक में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करो या मरो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त की सुबह सरकार ने गांधी समेत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सरकार के इस कृत्य के कारण अभूतपूर्व देशव्यापी जनविरोध हुआ। उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण। अब आता है अगर क्वेश्चन की उषा मेहता किस तरह विख्यात हुई, तो क्या आता है कि रेडियो जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन है खासकर एक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। देखो वही क्वेश्चन आ जाता है कि उषा मेहता की ख्याति क्या थी। कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वे गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, बिल्कुल सही बात है, दूसरे कुछ आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन पढ़ने की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वो गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उनको जो है ख्याति मिली थी। अगला क्वेश्चन क्या है, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। तो देख लेते हैं, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी या औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों को रोक, यानी डी ऑप्शन इसका राइट है। डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों की मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। बी यानी 1 और 2 सही नहीं है, लेकिन 1 जो है गलत है, लेकिन 2 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे। अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.पी. मेहता जो थे ये हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे, जैसा कि मैंने अभी गोलमेज सम्मेलन में बताया था। मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन के बारे में बात करें कि मजदूर आंदोलन क्या थे, लेकिन कौन कौन नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे साथ बने रहें और आपके लिए हम ढेर सारा मटेरियल लाते रहेंगे और ऐसे ही आपको ढेर सारे टॉपिक्स देते रहेंगे, जिससे कि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो और
आप अच्छा खासा अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें और एक अच्छा खासा अधिकारी बन सकें। मजदूर आंदोलन देखते हैं। कारखानों में सुधार हेतु, किस चीज़ के हेतु? कुछ कारखानों में सुधार हेतु प्रथम प्रयास समाज सेवी संस्थानों द्वारा किया गया। 1877 में नागपुर स्थित एम्प्रेस मिल, कौन सा मिल? एम्प्रेस मिल, मजदूरों ने अपने वेतन की दरों के विरुद्ध हड़ताल का आयोजन किया था। फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। 1890 में एक एन.एम. लोखंडे ने 1890 में एम.एन. लोखंडे हैं बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ स्वीकार किया जाता है। भारत का जो पहला मजदूर संघ है वो कौन सा है? बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। मजदूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलों में हुई थी। 1920 में एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रयासों से 4-5 लोग हैं जिनमें से लाला लाजपत राय भी हैं और जोसेफ बैप्टिस्ट हैं, जो एम.एन. जोशी भी हैं, और इन लोगों ने भारत ट्रेड यूनियन की स्थापना कर दी। वामपंथी विचारधारा के कारण, वामपंथी जो था वो विचारधारा थी और उसमें खासकर उन्होंने वामपंथी विचारधारा के कारण 1926 से 27 में एटक का विभाजन। एटक मतलब क्या होता है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को एटक के नाम से विभाजन हो गया था। एम.एन. यानी एन.एम. जोशी के नेतृत्व में 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। अब एटक नहीं रहा, फेडरेशन हो गया। पहले यूनियन कांग्रेस था, फेडरेशन हो गया। राष्ट्रवादियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मई 1947 ईस्वी में एटक से पृथक होकर भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापित की थी। कांग्रेस के समाजवादी गुट ने हिंदू मजदूर सभा, जो कांग्रेस समाजवादी गुट था जो बट गया था, उसने क्या स्टार्ट किया? हिंदू मजदूर महासभा। स्थापित की। अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.जी. मेहता हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक सदस्यों में से शामिल थे। 1930 के दशक में देश में बढ़ती हुई समाजवादी गतिविधियों से चिंतित होकर सरकार ने 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल सदन में पेश किया, जिसके द्वारा कारखानों में ट्रिब्यूनल्स प्रणाली एवं हड़तालों पर रोक लगा दी गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, बात कर रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करनी है। भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय, आधुनिक उद्योगों के विकास, 2 विश्व युद्धों के मध्यकाल में आर्थिक मंदी की भयावहता तथा रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। मानवेंद्र नाथ राय यानी नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने सोवियत संघ की यात्रा पर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित स्थापित कर अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में ताशकंद में हुई थी। भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रयत्नरत नेताओं को 1924 में बंदी बनाकर कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। अगला है गजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन बी सही है, 1 और 3 यानी 2 गजलू, ऐसा नहीं थे, लेकिन राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। क्रांतिकारी आंदोलन बात करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा हम अभी लेकर आए हैं और क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा हम करेंगे, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की क्या प्रभाव पड़ा,
क्या रहा, कैसा रहा और इसमें कितना योगदान दिया, इन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने दहशत फैलाकर अंग्रेजों को भारत से भगाने की योजना के तहत आयरिश आतंकवादियों, कौन से आतंकवादी, आयरिश आतंकवादियों तथा रूसी निहिलिस्टों के सिद्धांतों पर चलने का निश्चय किया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 महाराष्ट्र में मानी जाती है। दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड तथा आयस्ट की हत्या कर भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत की। कालांतर में चापेकर बंधु को फांसी दे दी गई। चापेकर बंधु है, कालांतर में आगे चल कर के फांसी दे दी गई। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर सतीश चंद्र बसु के द्वारा कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरेंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। प्रफुल्ल चाकी, ये सब क्या है, ये सब आंदोलन के मुख्य लोग हैं। खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडिया हाउस के सदस्य मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। शीघ्र ही ढींगरा को फांसी पर लटका दिया गया। एक क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज अधिकारियों के रूप में। इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में जो है 4 जो नेता हैं, यानी शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों हैं, उन्हें आज़ाद हिंद फौज के इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी के रूप में याद किया जाता है। गदर क्या था? भारतीय क्रांति संघ, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये क्वेश्चन देख लेना, जो ऑप्शन है खासकर ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें आ जाते हैं गदर पार्टी यानी क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के प्रथम चरण में अनेक भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बस गए थे। इन लोगों ने वहां से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में रह के भारतीय द्वारकानाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। अब बात करेंगे क्रांतिकारी उग्रवादी का चरण। क्रांतिकारी उग्रवाद आंदोलन का द्वितीय चरण 1922 में, कब? 1922 में अचानक गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए जाने के बाद देश में किसी तरह भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साही युवक निराशा में पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गए। उत्तर भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं ने सत्येंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। रखना है कि उत्तर भारत में जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे ये इतने लोग थे, ध्यान देना है इन लोगों पे।
अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। HRA द्वारा 1925 में काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद नाम नारा दिया। बम फेंकते समय केंद्रीय विधानमंडल के ऊपर। बंगाल में शिवसेन, जो गांधी के असहयोग आंदोलन के पूर्व नेता थे, ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने INA इंडियन नेशनल आर्मी की जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी। जनवरी 1941 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद, जनवरी 1941 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई के बाद सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर चले गए तथा मॉस्को होते हुए बर्लिन जर्मनी पहुँचे। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है। मार्च 1942 में बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राजक्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को खत्म कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। 3 जो है ये गलत है, लेकिन 1 और 2 बिल्कुल सही है। बात करी ही आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रारंभ में आज़ाद हिंद फौज का संचालन मलाया में ब्रिटिश सेना के भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह ने किया। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अन्य अधिकारियों के रूप में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों के नाम प्रमुख हैं। अभी मैंने बात करी थी, क्वेश्चन आया था कौन कौन इससे जो है जुड़े हुए हैं, खासकर आज़ाद हिंद फौज से। अब शाही नौसेना के भारतीय नौसैनिकों का विद्रोह में बात करेंगे कि शाही नौसेना के भारतीय नौसैनिकों का विद्रोह। आज़ाद हिंद फौज के आंदोलन एवं उसके बाद की घटनाओं का ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का भी प्रभाव पड़ा। जनवरी 1946 में वायुसेना के सैनिकों ने बम्बई में हड़ताल कर दी। इसके बाद ही 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी भारतीय शाही नौसेना के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं नौसैनिकों, जिन्हें रेटिंग्स कहा ज़्यादा था, ने बम्बई में सैनिकों को विद्रोह कर दिया था। अब बात करेंगे संवैधानिक विकास कौन कौन सी हुई। ये चीज़ जो टॉपिक है हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं, ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं करनी है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये आया था और इसमें हम 1772 में ब्रिटिश सरकार ने 2 समितियाँ नियुक्त की, एक प्रवर समिति, दूसरी गुप्त समिति। कौन समिति? एक प्रवर, दूसरी गुप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधि पर अपनी रिपोर्ट दी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1773 में 2 अधिनियम पारित किए गए। कौन कौन से 2 अधिनियम थे? अधिनियम दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लेना है। ये नहीं बताना है कि क्या बताया नहीं कि कौन सा नोट करना है, नोट नहीं करना है।
दोनों नोट कर लेने हैं। कंपनी के संविधान में इंग्लैंड तथा भारत दोनों में परिवर्तन किए गए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ये जो 1784 वाला ये एक तरीके सुधार अधिनियम था। इसी जो इसमें जो संशोधन अधिनियम तरीके बोलते हैं। एक्ट ने अपनी कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन ब्रिटिश सरकार सर्वोपरि नियंत्रण अधिकार दिया। भारत के मामलों के 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए, जिन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। इसने मंत्रिमंडल स्तर पर 2 मंत्री थे। चार्टर एक्ट क्या है? चार्टर एक्ट 1793। कुल मिला के 6 लगभग में चार्टर एक्ट हैं। चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत कंपनी के चार्टर का आने वाले 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया। नियंत्रण अधिकरण के सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। चार्टर एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 कंपनी के चार्टर को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और क्राउन की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। चाय तथा चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी के लिए सुरक्षित रहने दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी क्राउन के अधीन रहकर मूलतः एक प्रशासकीय इकाई बन गई। सभी प्रशासकीय एवं वित्तीय राजस्व प्राप्ति एवं खर्चे के भी अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास केंद्रित हुए। इनका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत पर हो गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे, इसमें क्या बात है। कंपनी के राजनीतिक अधिकारों को बनाए रखा गया। उसके अधिकारों का नवीनीकरण निश्चित अवधि के लिए नहीं बल्कि तब तक के लिए किया गया जब तक कि ब्रिटिश संसद अन्यथा निर्देश न दे। नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का विशेषाधिकार अब समाप्त हुआ। सिविल सेवाएं अब खुली प्रतियोगिता द्वारा होने लगी। यानी 1858 का जो है, अब क्वेश्चन अगर आ जाता है कि नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का विशेषाधिकार समाप्त हुआ, सिविल सेवाएं अब खुली प्रतियोगिता द्वारा होने लगी। यानी 1853 के जो चार्टर एक्ट था उसमें सिविल सेवाओं के लिए दरवाज़ा एक तरीके से खोल दिया गया। हम बात करेंगे, दरवाज़ा जो है खोल दिया गया। शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में निकलकर ब्रिटिश सम्राट के जिम्मे चला गया। 1858 में 17 उनका जो विद्रोह हुआ, बहुत ही बड़ा झटका लगा अंग्रेजों को, ऐसा किया और गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा और सीधा सम्राट का प्रतिनिधि बन गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और उनकी संस्कृतियाँ और उनकी शक्तियाँ जो थी, शक्तियाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया, और जो ये हैं शक्तियाँ कौन सी हैं शक्तियाँ, इनकी शक्तियों के बारे में बात कर लो। खासकर इनकी शक्तियाँ जो हैं, कौन सी शक्तियाँ हैं, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो है स्टेट फॉर इंडिया सौंपा दे। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय मंत्री विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन नहीं, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया गया, ये भी नहीं है। 2 शासक समुच्चय एवं एक आंदोलन में और दूसरा दिल्ली में होना, ये भी नहीं है। लेकिन प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रभागों में विभाजन, ये बिल्कुल बात सही है। और भारत, दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? क्या है कि ऑप्शन जो बी है इसका सही है। और केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा की अधिकारिता का 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? कथन है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। सेकेंड ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की
व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है केंद्र तथा प्रांतों की विनायकी शक्ति का हस्तांतरण। तो ऑप्शन सी 1 और 3, ये दो ऑप्शन इसके गलत है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ऐसा ऑप्शन नहीं था। अब हम देख लेते हैं कि 1861 का जो अधिनियम आया था तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था और भारत में कितना प्रभाव पड़ा। इस अधिनियम के लिए पृष्ठभूमि 1857 के विद्रोह से परिवर्तन आवश्यक, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय मांग, वायसराय की काउंसिल की शक्तियों को निश्चित करने की आवश्यकता, भारतीय प्रशासन की कमजोरियाँ, ये सब चीज़ें 1861 के अधिनियम में आई और इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। ये ध्यान रखना है कि 4 से बढ़ाकर 5 जो संख्या कर दी गई थी 1861 के अधिनियम में की गई थी। 5वां सदस्य कानूनी विशेषज्ञों को बनाया गया। अब इसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। नोट डाउन करना है। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में विभागीय व्यवस्था लागू की गई और अतः भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। विधान परिषद की शक्तियों को सीमित किया गया। यह कब किया गया? 1861 जो विधान परिषद आया है खासकर उसमें 1861 के उत्तर में विधान परिषद की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। अब आता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बहुत इम्पोर्टेंट था। वैधानिक कार्य के लिए गवर्नर की कार्यकारी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 और 16 के बीच कर दी गई। राजकीय सदस्यों की संख्या कुल 2/5 भाग निश्चित की गई, यानी अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई जाती है? 1892 भारत शासन अधिनियम में अपनाई जाती है, ये ध्यान रखना है। मार्ले मिंटो सुधार मैंने बताया था कल 1909 में आया है और ये खासकर बहुत ही इम्पोर्टेंट सुधार था। मार्ले मिंटो सचिव और वायसराय दोनों थे। मार्ले सचिव था और मिंटो हमारा वायसराय था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले सचिव थे। पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि 1892 कि भारतीय परिषद अधिनियम से भारतीय असंतुष्ट थे। कांग्रेस के उग्रवादी ये चाहते थे कि राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाए। इसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। अब 16 से 60 बढ़ाकर कब की जाती है? ये ध्यान रखना है कि 1892 का जो आता है अधिनियम उसमें नहीं की जाती है, 1909 में की जाती है। और जो लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार था उसमें जो है 16 से 60 कर दी जाती है, जबकि 1892 का अधिनियम था उसमें 16 और 20 की जाती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। 1900 जो लॉर्ड मार्ले एंड मिंटो को सुधार था उसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुस्लिमों की मांग को मान लिया गया था, जबकि 1892 में ऐसा माना नहीं गया था। इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई और केंद्रीय विधान परिषद में राजकीय बहुसंख्या के कारण समस्त अधिकार सरकार के पास था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ जाता है 1919 में। ये भी बहुत ही प्रभाव डालने वाला सुधार था। भारत में अंग्रेजी नीति के व्यापक असंतोष, युद्ध संचालन में अधिक भारतीय सहयोग की आवश्यकता, होम रूल आंदोलन। होम रूल मैंने बताया था कि एनी बेसेंट द्वारा लाया गया था, लेकिन इसमें जो है तिलक का भी काफ़ी योगदान रहा है। राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन, जो होम रूल आंदोलन था 1916 में स्टार्ट हुआ था और इसका स्थापना खासकर अमेरिका में हुई थी। और राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन, उग्रवादियों का उदारवादियों मेल आदि इस सुधार के पृष्ठभूमि में थे। इसके द्वारा इंडिया काउंसिल के 8 सदस्यों से बढ़ाकर 12 सदस्य जो है किए जाते हैं। 5 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई थी जिनकी कार्यकाल कार्यविधि थी और सदस्यों 3 भारतीयों को भी स्थान दिया गया था। 8 में से 3 का स्थान दिया गया था। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। अब आती है बात कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्टार्ट कब की? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में की गई है। क्योंकि इस प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2
प्रवर्गों में विभाजन तथा नरेश मंडल की स्थापना को स्वीकृत किया गया है। ये नरेश मंडल जो है खासकर वो कथन है, क्योंकि इसको हमने कई बार नहीं देखा है, कि आज फर्स्ट टाइम दिख रहा है। ध्यान रखना है इसको कंफ्यूजन नहीं करना है। हम्म 1 सेकेंड। साइमन कमीशन आ जाता है। साइमन कमीशन आपने ध्यान दिया होगा, इसमें 7 सदस्यों की एक टीम थी, जो कि टोटल अंग्रेज़ थे, जिसमें भारतीयों को बिल्कुल भी नहीं रखा गया, इसलिए भी भारतीयों ने विरोध किया। इसका मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया था, आपने ध्यान दिया होगा। और बात करेंगे कि हम निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 1929, जो निर्धारित समय था वो 8 नवंबर 1929 को 29 था, लेकिन 1919 की सुधार योजना पर रिपोर्ट देने के उद्देश्य से भारतीय राज्य सचिव लॉर्ड पकिनहेड ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिस कमीशन के 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन में एक भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया। इस आधार पर इसका विरोध किया गया। सन 1927 ईस्वी मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में इसकी बहिष्कार का संकल्प किया गया और 3 फरवरी 1928 को इसे वापस आयोग जो है बम्बई को भेज दिया गया और इसका स्वागत जो है देशव्यापी हड़ताल से किया गया। कुछ क्वेश्चन है 3 देख लेते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का प्रस्ताव किससे संबंधित था। वैसे खासकर संवैधानिक सुधार से संबंधित था, शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार और पुलिस सुधार से नहीं था। इसका संवैधानिक सुधार से था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी आपने ध्यान दिया होगा, मैंने भी बताया था कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में स्वतंत्र शासन की समाप्ति संतुष्टि की थी। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी प्रशंसा की गई थी। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। 2 और 3 सही आंसर है बी। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ये राइट आंसर डी जो राइट आंसर है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। उसमें गवर्नर जनरल को, जो 1935 भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें गवर्नर जनरल को सारी शक्तियाँ दे रखी थी। कमीशन द्वारा सिफारिश की गई कि द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए, समस्त प्रांतीय समस्त शासन मंत्रियों को सौंप दिए जाएं और उन्हें प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। भारत के लिए संघ शासन स्थापित करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई थी कई जगह पर। इसकी आलोचना इस आधार की जाती है कि औपनिवेशिक स्वराज का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। प्रांतों की स्वायत्तता की सिफारिश की गई, किंतु उनकी स्वतंत्रता को गवर्नर की व्यापक शक्तियों द्वारा व्यर्थ कर दिया गया। केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना सिफारिश नहीं की गई। नेहरू रिपोर्ट आती है, जो कि 1928 में आती है। साइमन कमीशन के गठन व भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहार्ड के भारतवासियों को संविधान सुधारने की चुनौती के जवाब में मई 1928 में मोतीलाल नेहरू जो की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया। लेकिन नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू इसे सौंपते हैं। अली इमाम, तेज बहादुर शप्रू एवं सुभाष चंद्र बोस इस उप समिति के अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन? अली इमाम, तेज बहादुर शप्रू, सुभाष चंद्र बोस के अन्य सदस्य थे।
के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। संस्तुतियाँ क्या थी? संस्तुतियाँ देख लेते हैं, संस्तुतियाँ भी क्या थी। भारत को शीघ्र ही औपनिवेशिक सुशासन प्रदान किया जाना चाहिए। कई बार क्वेश्चन फिल्म्स में आया है कि ये कथन दे देता है, एक और देता है। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होना चाहिए। संविधान नागरिकों को परिभाषित करे व मौलिक अधिकारों की घोषणा करे। सुप्रीम रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की रचना का भी प्रावधान किया गया। ये न्यायालय भारत में अंतिम अपीली न्यायालय होना था। देशी राजाओं के अधिकार की रक्षा और आदर भारत सरकार करेगी। ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था, बस इतना रखना। 1928 में नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया। अध्यक्ष इसके मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह उप सदस्य थे। अब देखना है कि बटलर समिति क्या थी। भारतीय राज्य समिति ने एक सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में एक समिति गठित की, जिसे बटलर समिति भी कहा जाता है। इस समिति का गठन भारत सरकार और देशी राजाओं के बीच के संबंधों की जांच क्या करना था। भारतीय राजाओं और भारत सरकार थी, इसके बीच में जांच के संबंधों में स्पष्टीकरण के लिए किया गया। इस गठन का खास उद्देश्य था कि भारत सरकार और भारतीय राजाओं के मध्य संबंधों की जांच करना, उनके मध्य के इन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना था, ताकि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत की देशी रियासतों के मध्य संतोषजनक संबंधों को स्थापित किया जा सके। जो युद्ध हो रहे हैं वो युद्ध ना हो। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है कि सर स्टफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का सीधा मतलब होता है कि किसी भी अदर गवर्नमेंट या अदर भी सरकार कहने पर नहीं, खुद का मालिक हो जाना होता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग के 14 सूत्री कार्यक्रम 1929 के बारे में हम खास चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो बनता है। कि मुस्लिम लीग द्वारा M.A. जिन्ना के नेतृत्व में 28 मार्च 1929 ईस्वी को दिल्ली की बैठक में 14 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की गई। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत करने के बाद जिन्ना द्वारा ये कहा गया कि जब तक इन सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता, तब तक भारत सरकार के भविष्य की योजना को मुस्लिम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो 14 सूत्री थे, अगर कहा जाता है कि 14 सूत्री को स्वीकार कर लिया जाता है, तो जो नेहरू रिपोर्ट है उसे भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, अन्यथा जिन्ना थे वो स्वीकार करने के लिए मंजूर नहीं थे। ब्रिटिश भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में खास चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और इच्छुक भारतीय रियासतों में मिले जुले एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव द्वैत शासन के स्थान पर प्रांतों में उत्तरदायी सरकार तथा प्रांतीय सुशासन का सुझाव और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के पास अंग्रेजी हितों की सुरक्षा के लिए बहुत सी शक्तियाँ दी गई थीं। सांप्रदायिक और पृथक मतदाता प्रणाली का और अधिक विस्तार किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन हेतु 3 सूचियाँ निर्मित की गईं: संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची, जो कि आज भी हैं। 3 सूचियाँ हैं। अभी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारा संविधान खासकर कितनी सूचियों में है, तो संघ सूची और समवर्ती प्रांत सूची 3 सूचियाँ बटी हुई हैं। जिस प्रांत सूची का नाम बदल करके आज वर्तमान में राज्य सूची कर दिया गया है, लेकिन समवर्ती सूची वही सूची है। समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास रही हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 का प्रस्ताव क्या था, कौन लाया था, क्यों आया था, हम देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के राष्ट्रवादी की गैर समझौतावादी रूप को देखते हुए समर्थन प्राप्त पाने हेतु वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव अगस्त में आया था 1940 में। कई जगह 1944, 46 और 48 देते हैं, लेकिन 1940 का ऑप्शन सही है। एक प्रस्ताव रखा जिसमें ये बातें शामिल थी: भारत को औपनिवेशिक सुशासन यानी डोमिनियन स्टेटस, मैंने अभी क्वेश्चन देखा था पीछे, डोमिनियन स्टेटस देने की बात अगस्त प्रस्ताव में की गई थी।
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार होगा। परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की जाएगी। अल्पसंख्यक को विश्वास दिलाया गया कि जब भी इस भारतीय संविधान में संशोधन होंगे, यानी जब भी भारतीय संशोधन में संविधान में संशोधन होंगे, उनकी सुरक्षा की जाएगी और युद्ध के अंत में भारतीयों की एक संविधान सभा बुलाई जाएगी जो भारत का संविधान बनाएगी। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, जो कि सर क्रिप्स प्रस्ताव 22 मार्च 1942। ये क्या था, इसको देखेंगे कि पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर, मलाया व रंगून, ये रंगून वही है जहाँ पे जफर यानी बहादुर शाह जफर को फांसी मतलब जो है आजीवन कारावास दिया गया, वहीं उनकी मृत्यु भी हुई थी, जो कि अंतिम लगभग में मुगल शासक थे। अंग्रेजी सेनाओं की हार के बाद भारत पर जापानी आक्रमण का भय बढ़ा। क्रिप्स शिष्टमंडल 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को पृथक होने के अधिकार समेत डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा और इसमें ब्रिटिश भारत व देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। संविधान निर्माण करने वाली सभा का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के निम्न सदन द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। कई आधारों पर इसका विरोध किया गया है। वेवेल योजना हम जान लेंगे कि वेवेल योजना क्या है। युद्ध तथा शिमला समझौता भी इम्पोर्टेंट है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने एक योजना बनाई, जिस पर विचार करने के लिए भारतीय नेताओं को शिमला कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया। प्रावधान क्या थे, प्रावधान पर हम चर्चा करेंगे। गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त सभी कार्यकारी पार्षद भारतीय होंगे। कौन कौन भारतीय नहीं होगा, गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति, बाकी सब भारतीय होंगे। हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को बदलने का अधिकार होगा, परंतु वह इस शक्ति का प्रयोग अकारण नहीं करेगा, मतलब उसका भी कोई रीजन होना चाहिए। अकारण शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। यह नई कार्यकारी परिषद वर्तमान भारतीय संविधान के अधीन कार्य करेंगी। अगला आता है कैबिनेट मिशन क्या था। कैबिनेट मिशन देखेंगे। भारत में संवैधानिक सुधारों की योजना के साथ मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड गिब्स व एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। इसमें सिफारिशें थीं, भारत में एक अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, की स्थापना होनी चाहिए। इसमें ब्रिटिश भारत और देसी राज्य शामिल हों। संघीय विषयों, वित्त, संचार तथा विदेशी मामलों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होनी चाहिए। अगला था कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। मतलब कैबिनेट मिशन जो है उसमें मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, किंतु प्रांतों का सामूहिकरण कर परोक्ष रूप से विखंडन को बढ़ावा दिया गया। संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें अत्यंत विलम्ब होता है। इसने रीजन बताया कि इसमें अत्यंत विलम्ब यानी देर होगी। यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा, इसलिए प्रत्येक प्रांतों के लिए जनसंख्या के अनुपात में कुछ सीटें आवंटित की गईं। ये सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या के आधार एक सीट थी। ये काफ़ी दिन तक रहा, अब कुछ बदलाव हुआ है। संविधान सभा के लिए उसके स्थानों हेतु हुए चुनाव के कांग्रेस को ब्रिटिश भारत के 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थानों पर जीत हासिल हुई। संविधान सभा के चुनाव के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सर तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदारवादी संघ के संबंधित थे। वहीं केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य बंगाल से बिलोंग करते थे। इसके
साथ साथ 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पीसी जोशी वर्ष 1935 में भारतीय समाज साम्यवादी दल के महासचिव बने। माउंटबेटन शिष्टमंडल व स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बात करेंगे। चौबीस मार्च 1947 ईस्वी को नियुक्त माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे को असंभावी देखते हुए जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत कर दी। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को एटली ने घोषणा करी कि जून 1948 के पूर्व शक्ति का हस्तांतरण भारत को कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? जून पूर्व शक्ति का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, जून 1948 के पूर्व। तो 47 तक नहीं पहुँचा, 1948 के पूर्व बात करी थी। इस अधिनियम की कुल 20 धारणाएँ थी, जिनमें से कुछ धारणाएँ जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए खास ज़रूरी है। 2 अभिराज्यों की स्थापना, संविधान सभाओं की सत्ता को सौंपना, भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर की व्यवस्था करी जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। 1935 के अधिनियम द्वारा शासन जब तक नया संविधान नहीं बनाता, राष्ट्रमंडल को छोड़ने का अधिकार। रेडक्लिफ समिति, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, उसको आज हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है खासकर। तो क्या था ये? रेडक्लिफ गवर्नर थे। रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति तत्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटेन द्वारा जुलाई 1947 में की गई थी। इस समिति में अध्यक्ष सर रेडक्लिफ के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के द्वारा नामांकित 2 सदस्य भी थे। यह एक परामर्शदात्री समिति थी, जिसे ब्रिटिश भारत के विभाजन के पश्चात भारत एवं पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करने के संबंध में सुझाव देना था। यहाँ तक कि हिस्ट्री को हम आज समाप्त कर देते हैं और जो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं वो हम देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों को विस्तार किया। तीसरा है, इसने ICS में अधिक भारतीयों के लिए बंद किया। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो ए ऑप्शन है, यानी इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की, ये सही है और केवल एक इसका उत्तर है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रश्नों, भारत प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, जो सी ऑप्शन है, यानी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग में विचार की थी। ये प्रीलिम्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें व्यक्ति हैं और धारित पद हैं, इनको कौन कौन से पद दिए गए थे। सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ के, ऐसा बिल्कुल ठीक था। और केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा के थे और पीसी जोशी जो थे महासचिव भारतीय साम्यवादी दल के। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, उत्तर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2014 के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि रेडक्लिफ समिति की किस लिए नियुक्त की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ को लाया गया था अध्यक्ष से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि आज भी भारत और पाकिस्तान के जो बीच में रेखा है उसको हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जबकि भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो यहाँ तक बने रहिए, धन्यवाद, थैंक यू। और हमारी अदर वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।